Okay, so welcome to the discussion of Codeforces round 843. So we are going to discuss the solutions of problem A, B, C, D, and E. Let's see problem A. So there are two versions of this problem given. We'll see how to solve both the versions. So in this problem, we have been given three strings A, B, and C. Then Kashmir wrote the non-empty lines without spaces. Okay, so we have three strings A, B, C, and in the input we have been given the concatenation of these three strings. Okay, and there is a condition, a constraint that these three strings must satisfy, that is A less than equal to B and C less than equal to B, or B less than equal to A and B less than equal to C. तो स्ट्रिंग A जो है वो B से लेक्सोग्राफिकली छोटा होना चाहिए. ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग B A से लेक्सोग्राफिकली बड़ा या इक्वल होना चाहिए और C से भी लेक्सोग्राफिकली बड़ा या इक्वल होना चाहिए, या फिर जो स्ट्रिंग B है वो स्ट्रिंग A और C दोनों से लेक्सोग्राफिकली छोटा होना चाहिए. तो या तो लेक्सोग्राफिकली बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए स्ट्रिंग B. ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग A B C पता लगाना है. तो we can print any string A B C which satisfy this condition. तो स्ट्रिंग जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है S, उनको हमें तीन स्ट्रिंग्स A B C में ब्रेक करना है, और इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो स्ट्रिंग B है, जो मिडल स्ट्रिंग है, वो बाकी दोनों स्ट्रिंग से या तो लेक्सोग्राफिकली इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए. ये कंडीशन है. ओके, ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. तो एक जो इसमें स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं वो है कि स्ट्रिंग जो मिडल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग B जो है, वी कैन कीप B एज इक्वल टू A. We can keep the middle, let's say that these are the three strings, so we can keep the middle string as equal to A. So what will happen if we'll keep it as A? तो string S1 जो कोई सा भी स्ट्रिंग हो, S1 और S3 कोई सा भी स्ट्रिंग हो, वो हमेशा स्ट्रिंग S2 से लेक्सोग्राफिकली इक्वल या बड़ा ही होगा. तो ये जो कंडीशन है S2 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड S2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1 एंड S2 ग्रेटर देन इक्वल टू S3, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. ठीक है, तो S2 A होना चाहिए. S2 को हम A रख सकते हैं. तो अगर हमें कोई भी ऐसा स्ट्रिंग दिया गया A, जैसे A B A ऐसा स्ट्रिंग दिया गया, then we can take any A in between. तो फर्स्ट A को तो हम स्ट्रिंग S2 नहीं बना सकते क्योंकि फर्स्ट A तो S1 में ही जाएगा, बट इसके बाद जो भी एलिमेंट्स है B A A उसको और लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ के, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स है उसको हम S2 में दे सकते हैं. तो हमें S2 A रखना है, तो वी कैन कीप this element in S2 and we can keep rest of the elements on the left side in S1 and the elements on the right side in S3. So if we can divide it like this, A plus AB. तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रिंग S2 है, जो मिडल स्ट्रिंग है, वो दोनों स्ट्रिंग से छोटा है लेक्सोग्राफिकली. ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, बट इससे सॉल्व हो जाएगा और इससे हम बिग O में सॉल्व कर सकते हैं. और इसके दोनों वर्जन्स को सॉल्व करने के लिए स्ट्रिंग A1, दोनों वर्जन में बस एक ही डिफरेंस है कि वर्जन 1 में स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो सिर्फ 100 तक जा सकता है, and it is guaranteed that the sum of string lengths overall the test cases does not exceed 500. और जो A2 है उसमें स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 2 × 10⁵ तक जा सकता है. ठीक है, तो अगर बिग O सॉल्यूशन होगा हमारे पास तो हम सॉल्व कर देंगे इसे. ओके, तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास, बट ये एक केस में काम नहीं करेगा अगर स्ट्रिंग के सारे मिडल एलिमेंट्स सपोज B हो. ठीक है, तो अब हम S2 को A नहीं रख सकते क्योंकि बीच के सारे एलिमेंट्स B हैं और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो S2 को दे नहीं सकते. तो इस केस में क्या किया जाए, तो फिर इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, बीच के जितने भी B हैं वो हम S2 को दे देंगे.
इस केस में हम क्या करेंगे, विल कीप S2 एज B B B B, वी कैन कीप S2 एज, इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। S2 इज, यहाँ पे मैंने कंडीशन गलत लिख दिया था, S2 इज लेस देन इक्वल टू S1, क्योंकि A है, A इज लेस देन AB, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1 एंड S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S3, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, B+A, ठीक है। और अगर ऐसा सपोज तब भी इसको इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, तो इसमें भी मिडल के सारे एलिमेंट्स B हैं, तो मिडल के सारे B's को हम S2 में दे देंगे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। So the implementation is simple. We'll find the position, the middle position where we have any A. तो वो जो middle position है, अगर कोई एक middle position है जहाँ पे A exist करता है, तो फिर हम S1 को simply then we'll keep S1 as, तो फिर हम S1 को उस middle position तक के सारे elements S1 में दे देंगे। We'll keep S2 simply as that position in which we have A, and जितने भी बाकी एलिमेंट्स जो राइट साइड में होंगे वो हम S3 को दे देंगे। लेकिन ऐसा कोई अगर मिडिल पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करता, देन विल कीप S1 इक्वल टू S0, बीच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बीच में जितने भी P's होंगे वो S2 को दे देंगे, और जो लास्ट एलिमेंट है वो S3 को देंगे, एंड देन विल, ठीक है। तो इतना ही सॉल्यूशन था इसका। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम बी। Okay, so in this problem we have an array of n integers, and we want to check if there are two different subsequences A and B of the original array for which fa is equal to fp and fx is the bitwise OR of all the numbers in the sequence x. ठीक है, तो हमें array दिया गया होगा अब, और उसमें हमें कोई भी दो subsequences पता लगाने जिनका OR वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, अगर ऐसे दो सब सीक्वेंस और वो दो सब सीक्वेंसेस इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज देयर इट्स रिटन देयर आर टू डिफरेंट सब सीक्वेंसेस। इक्वल सब सीक्वेंस नहीं लेना, दो डिफरेंट सब सीक्वेंस लेने, उनका और वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर ऐसे दो सब सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, यस प्रिंट करना है, अदरवाइज नो प्रिंट करना है। अब इनपुट में हमें डायरेक्टली एरे के एलिमेंट्स नहीं दिए हुए। इनपुट में पहले n दिया जाएगा, द साइज ऑफ द अरे, एंड देन वी विल हैव n लाइंस। तो उसमें जो ith लाइन है वो बताएगा ith एलिमेंट के बारे में इन द एरे। तो वो ith एलिमेंट जो एरे में है उसमें कौन कौन से बिट्स सेट हैं वो हमें बताया जाएगा। तो ठीक है, द नंबर ऑफ, ठीक है, द I plus 1th of the following n lines begins with an integer ki, the number of set bits in the number ci. Next follow ki distinct integers, the number of bits that are set to 1 in the number ci. Okay, in other words, ci is equal to 2 to the power p1 plus 2 to the power p2 and so on. It is guaranteed that the total number of ki in all the test cases does not exceed 10 to the power 5. ठीक है, और इसमें देखोगे कि ये जो पावर है, ये जो बिट है, द नंबर ऑफ द बिट दैट कैन गो अप टू 2 into 10 to the power 5। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि जो CI है वो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे CI के बस बिट्स, सेट बिट्स के पोजीशन बताए हुए, वो नंबर बताने की जगह। ओके, तो अब और में क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को और करते हैं, let's say we are ORing, let's say we have this, और में क्या होता है, और में अगर दोनों में से एक भी बिट सेट है, देन वी गेट 1। तो यानी कि अगर एक भी बार
1 है, ठीक है, कोई सा भी बिट सेट है उस पोजीशन पे किसी भी नंबर में अगर बिट सेट है, देन इवेंचुअली वी गेट दैट बिट एज सेट इन द फाइनल वैल्यू ऑफ द और, ठीक है। तो किसी भी नंबर में कहीं वो बिट सेट होना चाहिए, तो इवेंचुअली आंसर में भी वो बिट सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सब सीक्वेंस जो है वी कैन टेक द होल array as one subsequence. Suppose we have this, let's see this test case. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें 1 और 5 ये दोनों बिट्स सेट हैं, जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें 2 और 4 सेट है, जो थर्ड एलिमेंट है उसमें सेकेंड और थर्ड बिट सेट है, ठीक है। अगर मैं सारे एलिमेंट्स लेता हूं एज अ सबसीक्वेंस, तो उस सबसीक्वेंस में कौन कौन से बिट्स सेट होंगे उस सबसीक्वेंस के और वैल्यू में। तो क्योंकि उस सबसीक्वेंस में इस फर्स्ट एलिमेंट में 1 सेट है, तो इवेंचुअली उसके और में भी 1 सेट होगा। 5 सेट है तो 5 भी इन तीनों के और में सेट होगा। 2 सेट है तो 2 भी सेट होगा, 3 भी सेट होगा, 4 भी सेट होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पांचों बिट्स सेट होंगे, तो इसका और क्या होगा, इसका और होगा 1 1 1 1 1, ठीक है, ये और होगा। और ये तीन एलिमेंट्स क्या है, उनका भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फिफ्थ बिट, so 1 0 0 0 1, okay, and this is put bit and second bit. Over here we have second bit and third bit, ठीक है। तो ये और अगर हम इसका जोर करेंगे, इसका हम और करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। तो एक जो सबसीक्वेंस है, द फर्स्ट सबसीक्वेंस अरे एज द फर्स्ट सबसीक्वेंस, ठीक है। तो ठीक है, सारे एरे के एलिमेंट्स को हमने अपने पहले सबसीक्वेंस में ले लिया, ठीक है। अब दूसरा सबसीक्वेंस हमें पता लगाना है। दूसरा सबसीक्वेंस, तो अब हम देखते हैं कि हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं एरे के। अब हम क्या किसी एक एलिमेंट को हटा सकते हैं ताकि जो फाइनल और वैल्यू है वो सेम रहे, उसमें फर्क ना पड़े, ये चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई बिट 2 बार है, एक से ज्यादा बार है, 2 बार है, सपोज ये 1 है, सपोज ये 2 है, ये 2 यहाँ पे भी है, ये 2 यहाँ पे भी है। तो अगर मैं इस एलिमेंट को, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। हमने अपना सबसीक्वेंस जो है वो ये लिया है 1 2 3, तीनों एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखोगे सेकेंड बिट जो है वो सेकेंड एलिमेंट में भी सेट है, थर्ड एलिमेंट में भी सेट है। तो मैं इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट तो इन दोनों में से अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट को हटाता हूँ, आंसर जो होगा, जो फाइनल और की वैल्यू होगी, उसमें सेकेंड बिट सेट ही होगा। अगर मैं 2 को हटा देता हूँ, लेट्स से 2 को अगर मैंने यहाँ से हटा दिया, तो फर्स्ट बिट में 2 1 5 सेट है, फर्स्ट बिट में 1 5 सेट है, और थर्ड फर्स्ट एलिमेंट में 1 5 सेट है, और थर्ड एलिमेंट में 2 3 सेट है, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर होगा उसमें 1 2 3 5 ये सब के सब सेट होंगे, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट्स, तो सेकेंड बिट जो है वो सेट होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई बिट 2 एलिमेंट्स में है, तो उसमें से किसी एक एलिमेंट को हटा सकते हैं, उस बिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो बिट स्टिल फाइनल और वैल्यू में रहेगा, ठीक है। लेकिन उस एलिमेंट में हो सकता है कि कोई ऐसा बिट हो जो कि सिर्फ उसी एलिमेंट में था, किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं था, उससे वो बिट जो है फाइनल और से हट जाएगा। जैसे ये सेकेंड एलिमेंट को अगर मैं हटाऊंगा तो 4 इसमें था, तो 4 अब फाइनल और से हट गया। जो फाइनल और होगा वो 1 0 1 1 1 ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 एंड 4 इज नॉट देयर एंड 5, ठीक है। ये होगा, तो और वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो हमें किसी ऐसे एलिमेंट को हटाना है जिसमें सारे बिट्स किसी दूसरे एलिमेंट्स में रिपीट करें। तो देखते हैं क्या 1 को हम हटा सकते हैं। 1 को नहीं हटा सकते क्योंकि 1 भी किसी दूसरे एलिमेंट में रिपीट नहीं कर रहा, 5 भी किसी दूसरे में रिपीट नहीं कर रहा। सेकेंड को भी नहीं हटा सकते, 2 रिपीट कर रहा है बट 4 रिपीट नहीं कर रहा। थर्ड को भी नहीं हटा सकते क्योंकि
इसमें 3 रिपीट नहीं करा। तो इस टेस्ट केस के लिए हमारा जो आंसर है वो होगा -1 या नो। हमारा आंसर नो होगा क्योंकि हमें इसमें कोई भी ऐसे दो सबसीक्वेंस नहीं मिल सकते जिनका और वैल्यू सेम हो, क्योंकि हमने देखा किसी भी एलिमेंट को हम नहीं हटा सकते। ठीक है, और अब दूसरा टेस्ट केस देखते हैं। सपोज ये वाला टेस्ट केस देखते हैं। इस टेस्ट केस में पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पहले पहला जो हमारा सबसीक्वेंस है उसमें 1 और 2 इसको ले सकते हैं। जो फाइनल और वैल्यू होगा उसमें 1 और 2 दोनों बिट सेट होंगे। ठीक है, अब इसमें से हम सेकेंड एलिमेंट को हटा सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट को क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 है वो फर्स्ट एलिमेंट में भी प्रेजेंट है। सेकेंड एलिमेंट को हटाएंगे, देन स्टिल वी विल हैव वन फर्स्ट एंड सेकेंड बिट सेट इन द फाइनल और वैल्यू। इस केस के लिए आंसर ये होगा। तो इसमें बस इतना ही करना था। इसमें बस सारे बिट्स का काउंट रखना था। पहले तो इनपुट ले लो, इनपुट लेने के बाद सारे बिट्स का काउंट रखो, वो बिट्स टोटल कितने बार आ रहा है सारे एलिमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद सारे एलिमेंट को एक एक करके चेक करो कि क्या उस एलिमेंट को हटा सकते हैं हम लोग। एक जो हमारा पहला सबसीक्वेंस जो हमारा है वो पूरा एरे होगा, दूसरा सबसीक्वेंस होगा the whole array minus any one element. ठीक है, तो बस इतना ही था। तो देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें इनपुट लिया, मैप रख रहा हूँ। मैप भी रखने की जरूरत नहीं थी, वेक्टर भी रख सकता था, बट मैप में फिर मैंने काउंट मेंटेन कर लिया। एक्स बिट है तो सारे बिट्स का काउंट मुझे मिल जाएगा मैप से। फिर वही सारे एलिमेंट्स पे आइटरेट कर रहा हूँ और उस एलिमेंट के फिर सारे बिट्स पे आइटरेट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या वो बिट का काउंट जो है वो सारे बिट्स का काउंट एक से ज्यादा है या नहीं। अगर किसी भी बिट का काउंट 1 होगा तो उस एलिमेंट को हम नहीं हटा सकते। ठीक है, तो अगर उसको नहीं हटा सकते हैं तो देखेंगे आगे किसी एलिमेंट को हटा सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर इसको हम हटा सकते हैं, FL1 होगा, तो उस केस में हम येस प्रिंट इसको हटा देंगे और येस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलता है जिसको हटा सके तो एंड में नो प्रिंट करेंगे। ठीक है, बस ये भी इतना ही था। ओके, नाउ लेट मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम सी। So Petya and his friend robot Petya ++ like to solve exciting math problems. Came up with a number n and x, wrote the following equality n and n plus 1 and m is equal to x. ठीक है, and you note the bitwise n m is greater than equal to n. Petya couldn't solve this problem in his head, decided he wrote a program and found the answer. ठीक है, तो इसमें हमें इनपुट में n दिया गया होगा, x दिया गया होगा, हमें m पता लगाना है, स्मॉलेस्ट m पता लगाना है, ताकि n से लेके m तक जब हम सारे नंबर्स को एंड करें तो जो एंड वैल्यू हो वो x के बराबर हो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 और 8 का केस देखते हैं पहले। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1010, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 100। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि 10 एंड समथिंग एंड m, 10 से m तक एंड हो और हमें 8 मिल जाए। ठीक है, अब एंड
प्रॉपर्टी होती है, एंड की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द बिट्स शुड बी 1। जो भी बिट्स हैं, जो भी अगर मैं चाहता हूं कि ith बिट फाइनल एंड वैल्यू में सेट रहे, 1 रहे, तो वो सारे बिट्स सारे एलिमेंट्स में भी 1 होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट में 0 है तो फाइनली एंड के वैल्यू में वो बिट अनसेट रहता है, वो बिट 0 बन जाता है। ठीक है, सो ऑल द बिट्स in all the elements, in all the numbers, ith bit should be 1 if we want list it as 1 in final value। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब अगर सपोज n कुछ ऐसा रहता है 1 1 0 1 0 और x कुछ ऐसा रहता है 1 1, लेट्स से यहाँ पे 0 है, लेट्स से यहाँ पे 0 0 है, फिर 1 आ गया, ऐसा कुछ है x। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज चेक कर सकते हैं कि अगर n में कहीं पे कोई बिट 0 है तो वो x में तो 1 हो नहीं सकता, क्योंकि वो n में 0 है। तो जब n को बाकी सारे n को m तक एंड करेंगे, n में 0 है तो इवेंचुअली वो 0 हो जाना चाहिए x में। तो ऐसा अगर कोई केस हमें मिलता है जिसमें x में कोई बिट सेट है और n में वो बिट सेट नहीं है, तो इस केस में हमें डायरेक्टली -1 प्रिंट करना है। अगर ऐसा केस नहीं मिलता है, इसका मतलब कि n में 1 है तो x में वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब n में और x में राइट साइड से कुछ बिट्स सेम होने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये वाला इस केस को देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें यहां तक बिट्स सेम है, इस पोजीशन तक बिट सेट है, बिट्स सेम है n और x में। n में भी 1 0 है, x में भी 1 0 है। उसके बाद n में 1 है और x में 0 है। ठीक है, तो x में 1 नहीं है, x में n से डिफरेंट बिट है, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया। तो अब हम क्या चाहते हैं कि n में तो 1 था लेकिन x में 0 है, तो हम कोई ऐसा m पिक करना चाहते हैं, कोई ऐसा m पिक करना चाहते हैं जिसके वजह से ये n में जो 1 है वो 0 हो जाए। ठीक है, कोई ऐसा m पिक करना चाहते हैं कि जिसमें ये जो है वो 0 बना दे इसको, 1 को। ठीक है, और m जो है वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। तो देखते हैं n से आगे कौन सा पिक कर सकते हैं हम। क्या हम m को ये रख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 इक्वल टू n तो नहीं रख सकते। 1 0 1 1 क्या ये रख सकते हैं? ये रखेंगे तभी ये जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो x में 1 ही आना चाहिए लेकिन 0 है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 1 0 0। ठीक है, क्या ये रख सकते हैं? हाँ, ये रख सकते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, तो एंड करने पे यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो m को हम 1 1 0 0 रख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 12। फिर क्या होगा, ये 1 जो है वो 0 बन गया, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है 1 0 0 1 0, जो राइट साइड में जो बिट्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, वो तो सेम ही रहने वाले। यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन 1 आने से फाइनल x में 1 तो नहीं आने वाला क्योंकि n में 0 है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें सबसे राइट साइड से सबसे पहला बिट पता लगाना है जो कि दोनों में डिफरेंट है, फिर उस बिट को 0 बनाने की कोशिश करनी है। अगर हम उस बिट को ऐसा m पता लगाना है जिसमें वो बिट 0 हो, और m जो है n से बड़ा भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी m हमें मिलेगा उसमें इस पोजीशन से आगे के सारे पोजीशंस में 0 होगा, और यहाँ पे
यहाँ पे 1 था ना n में, तो इससे जस्ट एक पोजीशन पीछे हमें m में 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 था, तो m में यहाँ पे 1 होगा, सेकेंड बिट 1 होगा m में, यहाँ पे सेकेंड बिट 1 होगा और आगे के सारे बिट्स 0 होंगे। और x में भी तुम ऑब्जर्व करोगे कि x में भी फिर आगे के सारे बिट 0 होना चाहिए। अगर x में सपोज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, फिर लेट्स से यहाँ पे 0 है और यहाँ पे लेट्स से 1 है और यहाँ पे भी ऐसा 1 आ गया, ये केस है 1 0 1 0 1 x is equal to 1 0 0 यहाँ हो गया 0 0 0 1, ठीक है। अब जरा देखो क्या ये केस पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि पॉसिबल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, ऐसा लग रहा है कि ये केस पॉसिबल है, ऐसा कोई m हमें मिल सकता है जिससे ये पॉसिबल हो जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर पहला बिट देखोगे जो x के बिट से डिफरेंट है, तो ये वाला बिट है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, इस पोजीशन से आगे तक के सारे राइट साइड में जितने भी पोजीशंस हैं x में, वहां पे बिट 0 होना चाहिए, ये वाला 1 0 होना चाहिए। अगर ये वाला 1 0 नहीं है, 1 है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर हम n में इस बिट को, इस 1 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें m इस नंबर से तो बड़ा चाहिए, इससे छोटा कोई भी नंबर काम नहीं करेगा। 1 0, ठीक है, इस वाले नंबर से तो बड़ा चाहिए। यहाँ पे 1 था तो इसको हम 0 करना चाहते हैं, तो ये 0 तभी होगा जब यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे 0 हो जाए। तो यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 0 आता है तो आगे के भी 2 पोजीशंस में 0 आ जाएगा। जो भी m है, ऐसा एक m होगा जिसमें 0 आ जाए। इससे बड़ा m लेने से कोई फायदा नहीं है, इससे छोटा m लेंगे तो ये वाला 1 0 बनेगा नहीं। इससे बड़ा m भी ले सकते हैं, लेकिन बीच में ये वाला नंबर होगा जिसमें ये दोनों बिट्स 0 हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये वाला बिट 0 बन जाएगा, ठीक है, उससे ये वाला बिट 0 बन जाना चाहिए था, लेकिन x में ये बिट सेट है, x में ये बिट 1 है, तो इसका मतलब फिर ऐसा कोई भी m एग्जिस्ट नहीं करता जिससे ये x में ये वाला बिट जो है वो 1 रहे, ठीक है। तो ये है कि जो फर्स्ट बिट है जहाँ पे ये डिफरेंट होगा उसके आगे होने चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ पूछो। मैं बोल रहा था m अगर आपका 1 1 0 0 1 होता तब तो फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी था। 1 1 0 0 1 होता, हाँ नहीं प्रॉब्लम था ना, m से m-1 क्या होगा, 1 1 0 0 0 होगा, तो जब एंड करोगे तो m-1 से भी तो एंड करोगे ना। अच्छा हाँ भैया, हाँ ठीक है जब एंड करोगे तो ये 0 बन जाएगा इवेंचुअली फाइनल एंड में। हाँ ठीक है, तो ये चीज है, तो ये पैटर्न है, ठीक है। पहला बिट जो भी डिफरेंट होगा उसके बाद x में आगे के सारे बिट्स जो है वो 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा 0 होना चाहिए और फिर ठीक है, फिर मिल गया आंसर। तो m क्या होना चाहिए, जो भी बिट इस केस के लिए देखोगे तो 1, ये वाला बिट डिफरेंट था तो इससे प्रीवियस वाला बिट 1 होना चाहिए, तो ये 1 हो गया, और आगे के सारे बिट्स तो 0 0 0 होने चाहिए, तो इससे हमें स्मॉलेस्ट m मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है फाइंड द राइटमोस्ट bit, let's say x rightmost position where bits in x are different, n में 1 होना चाहिए और x में वो बिट 0 होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना, उसके बाद जो m होगा वो उसके जो भी बिट्स हैं वो x के सारे बिट्स के बराबर पोजीशन को p नाम देते हैं। तो x के 1 से लेके p राइट मोस्ट मतलब फर्स्ट ऑकरेंस वन होगा ना, पहला जहाँ पे डिफरेंट होगा वो होगा ना। राइट मोस्ट में तो एकदम एक्सट्रीम ढूंढेगा वो, लेफ्ट मोस्ट होगा।
राइट मोस्ट लिख, हाँ तो राइट मोस्ट ही तो लिखा है ना, राइट मोस्ट तो फाइंड द मतलब राइट, एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा ना, मतलब वो राइट जाते जाएगा, लेफ्ट मोस्ट होगा या फिर मतलब फर्स्ट राइट ऑकरेंस फर्स्ट। where bits in NNX are different। देखो जैसे अगर ये होता जैसे ये है, ठीक है, इसमें ये वाला बिट डिफरेंट हुआ ना, तो ये राइट हाँ मोस्ट हुआ ना, राइट मोस्ट हुआ ना। लेफ्ट में तो ये वाला बिट 0 है, ये वाला बिट डिफरेंट है, तो इस वाले को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इस वाले को क्यों कंसिडर, क्योंकि राइट मोस्ट से कंसिडर करना है, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे राइट, फर्स्ट मतलब वो अगर मैं कंसीडर करूँ फर्स्ट जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वहीं पे ना, अगर मैं इटरेट लेफ्ट टू राइट हाँ करूँ। हाँ ठीक है, तो ये राइट मोस्ट है। तो एन में जो भी बिट्स है 1 से पोजीशन p-1 तक, वो सबके सब सेम रहेंगे, और जो pth पोजीशन पे जो बिट है वो सेट रहेगा, pth पोजीशन वाला बिट, और आगे के सारे बिट्स 0 0 होने वाले, ठीक है, ऐसा होने वाला है, ये पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, तो बस हम ऐसा कर सकते हैं, पहले तो वो नो वाला कंडीशन -1 वाला कंडीशन चेक कर सकते हैं, ये पहले ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि n में अगर कहीं पे 1 है तो x में 0 होना चाहिए, ये चीज चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये पोजीशन फर्स्ट डिफरेंट वाला पोजीशन पता लगा सकते हैं, और वहां तक के जितने भी बिट्स हैं उसको हम ऐसे m में ऐड करते जा सकते हैं, वहां तक के सारे p तक के सारे बिट्स को m में ऐड करते जा सकते हैं। फिर जैसे हमें पोजीशन p मिलता है, ठीक है, तो वहां पे हम 2 टू द पावर p को इधर m में ऐड कर देंगे, 2 टू द पावर p नहीं, यहाँ पे जो भी बिट का जो भी हो वैल्यू होगा वो उसको ऐड कर देंगे m में, और फिर ये चेक कर लेंगे कि आगे x में सारे के सारे वैल्यू 0 हैं कि नहीं, ठीक है। अगर 0 होगा तो हमें फिर स्मॉलेस्ट m मिल जाएगा। ओके, तो इसका देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो पहले तो एक सिंपल फंक्शन बना दिया, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बता देगा हमें, n और x का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पता लगाया, एक ऐसे ही स्पेशल केस चेक कर लिया, अगर n और x दोनों बराबर है तो सिंपली n प्रिंट कर देना है। उसके बाद ये इंडेक्स बता रहा है सबसे पहला पोजीशन जहाँ पे दोनों डिफरेंट हो, दोनों के बिट्स डिफरेंट हो, ठीक है, वो पता लगाया, और उस पोजीशन तक जो भी बिट्स दोनों में सेम है वो आंसर में ऐड करते जाना है, तो वो आंसर में ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये चेक कर रहा हूँ कि इस पोजीशन से लेके आगे के सारे पोजीशंस में 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो -1 प्रिंट कर दो, अगर 0 है तो ठीक है, तो फिर आंसर प्रिंट कर देंगे। और ठीक है, एक चीज यहाँ पे क्या चीज चेक किया, इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड si इज इक्वल टू 1। हाँ, ये केस बताता हूँ। अच्छा, अब सपोज कि ऐसा कुछ है 1 1 0, और यहाँ पे भी 1 डाल देते, यहाँ पे 0 डाल देते। एक केस जरा सोचो, क्या ये केस पॉसिबल है, क्या इस केस में m एग्जिस्ट करता होगा? इस केस में m एग्जिस्ट नहीं करता होगा, क्योंकि ये केस चेक करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज केस है, ये मिस हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे 1 है तो ऐसा लग रहा होगा कि कर सकता है कि यहाँ पे पहला पोजीशन जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो ये है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, आगे के भी सारे, देखते यहाँ 0 0, आगे के भी सारे एलिमेंट्स ऐसे 0 0 है, इसमें x में 0 0 है, तो ठीक है, तो मतलब एग्जिस्ट करता है ऐसा लग रहा है। लेकिन नहीं, ये जो 1 जो है, जो जहाँ जो फर्स्ट 1 n में जो x से डिफरेंट है, ये जिस पोजीशन पे डिफरेंट है, उसके पीछे वाले पोजीशन पे 1 नहीं होना चाहिए, उसके पीछे वाले पोजीशन पे 0 होना चाहिए, क्योंकि हम ये 2 टू द पावर ऑफ दिस बिट, ये जो डिफरेंट हो रहा है वो हम उसका पावर हम m में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि m में ये वाला बिट सेट हो, 1 1 0 0 1, ऐसा m चाहते हैं, है ना। हमारा m ये आएगा 1 1 0 0 1, ठीक है, देन 0 0 0, आगे सारा का सारा 0 0 0, यहाँ तक जो इक्वल था, तो ऐसा 1 आएगा हमारा। और ये वाला जो 1 है, ये 3 जीरोज होंगे, और यहाँ पे 1 होगा जहाँ पे डिफरेंट हो रहा था, और बाकी का पीछे का सेम होगा। तो अब ये m देखोगे तो ये m तो n से डिफरेंट हो गया, ठीक है, n से छोटा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया,
छोटा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे n में 1 था, यहाँ पे 1 की जगह 0 होना चाहिए था, ठीक है, तभी पॉसिबल था। अच्छा, ऐसा देखते कि 1 होने से क्या दिक्कत हो रहा है। 1 होने से क्या होगा, तुम इससे बड़ा कोई नंबर देखने की कोशिश करो। 1 0 1 है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 0 0 1 1 1 0 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखोगे तो 1 1 1 1 आएगा, ऐसा आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखोगे तो अब यहाँ पे 1 आया और अब ये 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो देख रहे होगे कि अगर हम इस बिट को 0 करना चाहते हैं, ठीक है, इस बिट को 0 करना चाहते हैं, यानी कि थर्ड ये जो है लेफ्ट साइड से जो थर्ड बिट है उसको 0 करना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड से जो थर्ड बिट है वो 0 आना चाहिए, किसी m में 0 आना चाहिए। तो इसको तो m नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये 0 तो आ रहा है, लेकिन इसमें पीछे वाला भी बिट 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि पीछे वाला बिट पहले 1 था, तो ये जो 1 है ना, जो भी 1 एक साथ होते हैं ना, वो 1 एक साथ ही 0 होते हैं। जब हम नंबर को इंक्रीमेंट करते हैं तो एक ही साथ 0 बन जाते हैं, तो ये वाला भी 1 एक ही साथ 0 बन जाएगा। तो ये वाला जो 1 था वो फाइनल आंसर में भी 0 आएगा, लेकिन हम तो फाइनल आंसर में 1 चाहते हैं, x में 1 था ये। तो ये केस बस एक एक्स्ट्रा चेक करना है, ठीक है। उसको यहाँ पे चेक किया और अगर सब कुछ ठीक है तो आंसर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये सी था, ना था इसका सॉल्यूशन। ये अच्छा प्रॉब्लम था सी का। नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम डी। डी थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन इसका था, वैसे देखा जाए तो ठीक है। इसमें स्पाइडर्स दिए गए हैं, n स्पाइडर्स हैं, ith स्पाइडर के ai लेग्स हैं, ठीक है। और अगर दो स्पाइडर्स फ्रेंड्स हैं, अगर ai aj का जो जीसीडी है वो 1 नहीं है तो, ठीक है। तो यानी कि उनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो फिर वो फ्रेंड्स हैं, अदरवाइज वो फ्रेंड्स नहीं है। Okay, scientists have discovered that spiders can send messages. If two spiders are friends, then they can transmit a message directly in 1 second. दो स्पाइडर्स फ्रेंड्स से आपस में मैसेज भेज सकते हैं। हमें पता लगाना है कि स्पाइडर एस से स्पाइडर टी तक, स्पाइडर एस से स्पाइडर टी तक कितने मिनिमम सेकेंड्स में हम मैसेज भेज सकते हैं। दो फ्रेंड्स को अगर आपस में मैसेज भेजना है तो 1 सेकेंड लगेगा, तो स्पाइडर एस से स्पाइडर टी तक मैसेज जाने में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है स्पाइडर एस किसी दूसरे स्पाइडर का फ्रेंड हो, टी का फ्रेंड ना हो, तो वो दूसरे फ्रेंड को मैसेज दे देगा, फिर उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो स्पाइडर टी को मैसेज दे देगा, ठीक है। तो इससे 2 सेकेंड्स लगेंगे। इस तरीके से हमें पता लगाना है कि एस से टी तक मैसेज ट्रांसफर करने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में अब ये देखो कि इसमें जो कंस्ट्रेंट में ai जो है वो 10 to the power 5 तक दिया हुआ है, n भी 10 to the power 5 तक है। इसमें ऐसा सोचो कि दो स्पाइडर्स फ्रेंड्स कब नहीं होंगे, जब उनका जीसीडी 1 है। अगर उनका जीसीडी 1 है तो उनमें कोई भी फैक्टर नहीं है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि उनमें कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम से सोचो, ठीक है। तो अगर ठीक है, और अगर दो स्पाइडर्स हैं जो फ्रेंड्स हैं तो उनका जीसीडी 1 नहीं होगा, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई ना कोई प्राइम नंबर होगा, दोनों में कोई ना कोई कॉमन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो अगर दो स्पाइडर्स में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन है, मतलब उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर आता है, तो वो दो स्पाइडर्स फ्रेंड्स है, अदरवाइज वो स्पाइडर्स फ्रेंड्स नहीं है। तो ये जो भी हमें AI की जो वैल्यूज दी गई है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, या बोल सकते हैं उसको हम प्राइम्स, उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। तो जैसे ये 2 है, तो ये 2 है, तो इस 2 को मैं 2 लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें बस एक भी प्राइम फैक्टर है। इसको मैं 2 और 7 लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, मैं 2 3 लिख सकता हूँ, इसको 8 को मैं 2 लिख सकता हूँ, एक प्राइम फैक्टर है, 3 5 लिख सकता हूँ और 11 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब
ये फर्स्ट स्पाइडर के लिए हो गया ब्रेक डाउन, ये सेकेंड स्पाइडर के लिए हो गया, थर्ड के लिए। फिफ्थ स्पाइडर को सिक्स स्पाइडर को मैसेज भेजना है। फिफ्थ स्पाइडर में 2 है, सिक्स स्पाइडर में 3 5 है, दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, तो फिफ्थ से सिक्स्थ में डायरेक्टली मैसेज नहीं भेज सकते। फिफ्थ से किसी उस स्पाइडर को मैसेज भेज सकते हैं जिसमें 2 है, तो फर्स्ट को भेज सकते हैं, सेकंड को भेज सकते हैं, फोर्थ को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ में किसको भेजना सही रहेगा? फोर्थ को भेजना सही रहेगा क्योंकि फोर्थ में 3 है, फोर्थ को भेजेंगे। फोर्थ में 3 है तो फोर्थ से हम 6 में भेज सकते हैं क्योंकि 6 में भी 3 है। तो इस तरीके से 2 सेकेंड्स में 5 से 6 मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं जिसके जो वर्टिसेस हैं वो प्राइम नंबर होंगे और जो एजेस हैं, जो एजेस वो प्राइम नंबर्स के बीच में तब एजेस होंगे अगर वो किसी एक नंबर में वो दोनों एक साथ अपीयर होते हैं। इफ ट्रू इफ एक्स एंड वाई, इफ प्राइम नंबर एक्स एंड वाई are present in any AI, then x and y have, मतलब ये जैसे कि अगर सेकंड में 2 और 7 प्रेजेंट है तो 2 और 7 में ऐड हो जाएगा, फोर्थ में 2 और 3 में ऐड हो जाएगा, वैसे करके क्या? हाँ ठीक है। तो ठीक है, तो अब हमारा ग्राफ बन गया। अब हमने ग्राफ में कुछ नहीं करना, बस मिनिमम डिस्टेंस पता लगाने का खेल। तो अब देखो, अब हमें S से T में मैसेज भेजना है। S है फिफ्थ एलिमेंट, तो हमारा जो सोर्स होगा, अब ये मल्टी सोर्स BFS टाइप का जाएगा। अब देखो इसमें जो एजेस है, वेटेड एजेस तो है नहीं तो BFS लगाएंगे, वेटेड एज होता है तब डाइस्ट्रा लगाते हैं। डाइस्ट्रा और BFS में क्या डिफरेंस रहता है जब मिनिमम डिस्टेंस पता लगा रहे हो? तो डाइस्ट्रा वेटेड के लिए लगाते हैं और डाइस्ट्रा में वो रहता है, प्रायोरिटी क्यू रहता है, जिससे छोटे डिस्टेंस वाला एलिमेंट हमेशा टॉप पे है। और BFS में क्यू यूज करते हैं क्योंकि उसमें सॉर्टिंग क्यू के अंदर डिस्टेंस हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इसमें हम लोग BFS यूज करेंगे और मल्टी सोर्स BFS यूज करेंगे। सोर्स हमारा क्या होगा? सोर्स होगा S के जो भी प्राइम नंबर्स है। S यानी कि फिफ्थ एलिमेंट में बस एक ही प्राइम नंबर है 2, तो ये हमारा सोर्स होगा। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है जो 6 के जो भी प्राइम नंबर है 3 और 5, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो अब मल्टी सोर्स BFS लगाएंगे, ठीक है। इनिशियली हम क्या करेंगे, 2 और 2 से लगाएंगे और we reach any प्राइम इन 3, 5, इसमें कोई सा भी प्राइम तक अगर हम रीच कर जाते हैं तो वहीं पे हम उसको ब्रेक कर देंगे BFS को, ठीक है। वहीं पे एंड करेंगे। तो अब हम तो वहीं पे एंड करेंगे और चेक करेंगे कि सपोज 3 तक हम पहुंच गए और 3 पे फिर हमने एंड कर दिया, तो अब चेक कर लेंगे कि 3 पे आने तक का मिनिमम डिस्टेंस क्या था, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है कि इसमें अब हमें वो पाथ भी प्रिंट करना है कि किस नंबर से होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे, 3 तक पहुंचे, सपोज वो पाथ भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब पाथ कैसे प्रिंट किया जाए? तो जब हम BFS या डाइस्ट्रा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम BFS या डाइस्ट्रा जब हम लगाते हैं तो हम एक डिस्टेंस वेक्टर रखते हैं साथ में। डिस्टेंस वेक्टर बताता है कि अभी तक X नोड में पहुंचने का डिस्टेंस कितना है।
टू रीच नोड एक्स फ्रॉम सोर्स। ये हमें बताता है डिस्टेंस x, ठीक है। डिस्टेंस x के साथ साथ हम लोग एक ठीक है प्रीवियस x क्या बताएगा कि ये जो x में जो मैं पहुंचा हूँ ये डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस में जो x तक हम पहुंचे। अब ये जो मिनिमम डिस्टेंस में x तक हम पहुंचे हैं, तो जब मैं x पे पहुंचा मिनिमम डिस्टेंस में, तो उस किस नोड से मैं पहुंचा, उसका प्रीवियस वर्टेक्स कौन सा था, किस वर्टेक्स से मैं इस वर्टेक्स पे पहुंचा था, ठीक है। तो वो हो जाएगा x। तो प्रीवियस x बता रहे कि x से पहले हम किस वर्टेक्स में थे, ठीक है। तो वो बता रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमें डेस्टिनेशन में हम अगर किसी भी प्राइम नंबर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो अब हमें उस प्राइम नंबर तक पहुंचने का डिस्टेंस भी पता है और उस नंबर में, उस प्राइम नंबर में हम किस वर्टेक्स से आए थे वो भी हमें पता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम काइंड ऑफ लाइक बैक ट्रैक कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं और पीछे जाके हम लोग वो सारे और वो पाथ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पीछे जाके, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो लॉजिक इतना ही था। अब इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ होने के चांसेस हैं। इम्प्लीमेंटेशन में इसमें काफी कुछ करना है। पहले तुम्हें प्राइम नंबर्स, पहले तो सीव लगाओगे, सीव लगा के प्राइम नंबर्स पता लगा लोगे, ठीक है। और प्राइम नंबर पता लगाने के वक्त मैं प्राइम फैक्टर्स भी पता लगा रहा हूँ सारे नंबर्स का। तो ये pf वेक्टर रखा, ठीक है। pf वेक्टर में अब क्या होगा, जब मैं प्राइम नंबर पता लगाऊंगा तो प्राइम नंबर के साथ साथ pf वेक्टर में वो प्राइम फैक्टर भी पुश कर दूंगा। तो क्या होता है, नॉर्मली जब हम सीव लगाते हैं तो ये करते हैं, इस प्राइम j इज इक्वल टू 0। क्या होता है कि ये j है तो j के सारे j प्राइम नंबर है, तो j के i प्राइम नंबर है सपोज, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे इफ इज प्राइम i, और i प्राइम नंबर है तो अब i के सारे मल्टीपल्स को हम लोग नॉन प्राइम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो उसके सारे मल्टीपल्स नॉन प्राइम है, लेकिन उसके सारे मल्टीपल्स के लिए i जो है वो प्राइम फैक्टर भी है, तो pf j में हम लोग i को पुश कर देंगे। तो एट द एंड क्या होगा, जो pf x है वो बताएगा x के सारे प्राइम फैक्टर्स बता देगा हमें, ठीक है। तो उससे ये काम सॉल्व हो गया हमारा। तो उससे अब हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन, काइंड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास सारे एलिमेंट्स का हमें मिल जाएगा पीएफ वेक्टर से, ठीक है। तो अब क्या किया, इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हाँ ये इसमें स्पेशल केसेस भी कुछ चेक करने थे, अच्छा हुआ उन्होंने सैंपल में दिखा दिया। जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम भी हो सकते हैं, अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होगा तो बस वही प्रिंट कर देना है, जो भी सोर्स है वो प्रिंट कर देना है और डिस्टेंस 1 ही होगा, ठीक है। तो इस केस को यहाँ पे हैंडल किया है, इफ s इज इक्वल टू t 1 और s प्लस 1। स्टार्टिंग में मैं s को माइनस माइनस कर रहा हूँ, मैं नोड को ठीक है, मैं मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे फिर s प्लस 1 प्रिंट कर दिया। अब अगर उनका जीसीडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि s और t दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दो डिस्टेंस क्या होगा, 2 होगा, s से बस t में जाना है तो s और t को प्रिंट करना है बस, ठीक है। तो इस केस को भी हैंडल कर दिया। अब अगर s और t फ्रेंड नहीं है तो बीच में कोई ना कोई उनका कॉमन फ्रेंड होगा, कुछ कॉमन फ्रेंड्स होंगे, तो अब मल्टी सोर्स बीएफएस लगाएंगे और पता लगाएंगे। पहले तो ग्राफ बना लिया, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मैं इटरेट कर रहा हूँ, फिर उनके प्राइम फैक्टर्स में जा रहा हूँ और प्राइम फैक्टर्स के बीच में p1 पहला प्राइम फैक्टर है, p2 दूसरा प्राइम फैक्टर है, उनके बीच में वही एज बना रहा हूँ, ठीक है। फिर BFS लगा दिया, ये सोर्स और डेस्टिनेशन वाला पता लगाया, ये चीज, ठीक है। ये चीज यहाँ पे पता लगा रहा हूँ। ओके, आफ्टर फाइंडिंग दिस, जो मैंने बताया डिस्टेंस and previous, we have to maintain these two vectors, one for distance, one for previous,
ठीक है, and then because it's a multi-source BFS, तो initially single source BFS या DFS में क्या करते हैं, initially we just push one element into the queue and mark its distance as 0, but over here we'll push all the multiple sources into the queue and mark all their distances as 0. तो ये काम यहाँ पे मैंने किया है, and then जो normal BFS होता है वो यहाँ पे हो रहा है, और if queue में suppose if I push any other element I and that I is present in the destination node, that I is a destination node where we want to reach, then we'll just break it after that point. ठीक है, तो क्योंकि अब हम destination पे पहुंच चुके हैं तो अब हमें BFS कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, अब ब्रेक करो। वो जो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे वो मिनिमम डिस्टेंस में ही पहुंचेंगे, क्योंकि BFS जो है ऐसे ही काम करता है, हमेशा मिनिमम डिस्टेंस वाला नोड ही पहले अपीयर होता है BFS। ठीक है, उसके बाद अगर ठीक है हो सकता है कि BFS एंड हो जाए और हम किसी भी फाइनल नोड पे रीच ना कर पाए हो। ठीक है, हो सकता है ये डेस्टिनेशन नोड पे रीच ना कर पाए हो, जो ग्राफ बना वो अनकनेक्टेड ग्राफ हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में -1 प्रिंट करना है। अदरवाइज फिर रिजल्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, वही जो मैंने रूल बताया, रिजल्ट में पहले तो T को पुश कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड में तो S और T होगा, फिर बीच के एलिमेंट्स हमें पता लगाने, तो T को पुश कर रहा हूँ, उसके बाद F लिया और F का जो प्रीवियस एलिमेंट था वो लिया, और वो दोनों अच्छा वो दोनों किस एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे सपोज मैं 5 पे आया 3 से, तो मैं पहले यहाँ पे था 2 3 में था, फिर मैं यहाँ पे आया 3 5 में आया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 था, 3 से मैं फिर ऐसे एलिमेंट में आया जहाँ पे ऐसे 5 था, तो यहाँ से यहाँ तक मैं आया, इस प्राइम नंबर से इस प्राइम नंबर में आया। तो ये दोनों प्राइम नंबर्स में यहाँ से यहाँ पे जब मैं आया, जब मैंने प्राइम नंबर शिफ्ट किया, तो किस एलिमेंट की मदद से मैंने शिफ्ट किया होगा, जिस एलिमेंट की मदद से मैंने शिफ्ट किया होगा वो एलिमेंट, उस एलिमेंट में दोनों प्राइम नंबर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एट द एंड मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्राइम नंबर्स तो प्रिंट नहीं करने, मुझे वो प्राइम नंबर्स किस एलिमेंट में है वो एलिमेंट प्रिंट करना है, उस एलिमेंट का पोजीशन प्रिंट करना है। ठीक है, तो उस एलिमेंट के पोजीशन को प्रिंट करने के लिए ये ई यूज कर रहा हूँ, ई में मैंने पहले उसका पोजीशन डाल दिया था। ठीक है, तो फिर ये मैं रिजल्ट में पुश कर रहा हूँ, फिर प्रीवियस नोड में जा रहा हूँ, f = pvf। अब जब तक प्रीवियस नोड -1 नहीं हो जाता, यानी कि प्रीवियस नोड एग्जिस्ट नहीं करता, तब तक चलाएंगे, रिजल्ट में पुश करते रहेंगे आंसर को। ठीक है, एट द एंड फिर रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन, ये भी अच्छा प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें 4-5 कंसेप्ट यूज हुआ है ऐसे करके, हाँ, जो मतलब अगर ये